नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिवजीत। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बड़ी खबर आ रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से वापस आने के बाद संसद का जो मानसून सत्र होगा उससे पहले ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। दर्शकों से कहूंगा चौंकिएगा मत, ये वाकई बड़ी खबर है, क्योंकि अब जो संसद का सत्र होगा उसमें राहुल गांधी जिस तरह से पोल खोलते हुए नजर आएंगे मोदी साहब की, अब मोदी साहब झेल नहीं पाएंगे। तो क्या उससे पहले ही जेल भेजे जाने की तैयारी है? एक बड़ी अदालत ने कुछ फैसला दिया है, फैसले देने की तरफ बढ़ा है, और उससे पहले भारत सरकार ने कुछ फाइलें, कुछ कागज, कुछ दस्तावेज लीक कर दिए हैं। और लीक करके जहां पहुंचा उसने गजब खुलासा कर दिया। और एक बड़ी स्टोरी लेकर हम आपके सामने आए हैं। अब डरना सिर्फ राहुल गांधी को ही नहीं, राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार हूं, लेकिन अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, लालू यादव, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, चौटाला बंधु, बंसीलाल का परिवार, अभी जो कुलदीप बिश्नोई बेचारे अब बीजेपी में बड़े असहज महसूस कर रहे हैं, वो उनको उठा लीजिए, बादल परिवार आप उठा लीजिए, और नीचे आप चले जाइए, आप टीआरएस के नेता उठा लीजिए, आप जगनमोहन रेड्डी उठा लीजिए। शायद ही इस देश का कोई विपक्षी नेता बचेगा जिसको अब डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी के जेल जाने का मतलब है पूरी की पूरी विपक्षी गठबंधन की नींव हिल जाना। और फिर कोई नेता जेल से बाहर आपको नजर नहीं आएगा, कोई बड़ा नेता। तो एक बड़ी स्टोरी लेकर आए हैं, हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। ये स्टोरी भक्तों के लिए भी जरूरी है, और ये स्टोरी उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो ये चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र कम से कम जीवित रहे। जी शिव जी। सबसे बड़ी बात यह है कि कल बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इस पर वो राहुल गांधी पर विदेश यात्रा का आरोप मढ़ती है। तो वो दस्तावेज कहाँ से आए, इसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे संतोष जी से। वो दस्तावेज हैं तो फिर राहुल गांधी जेल क्यों नहीं भेजे, सरकार इंतजार किसका कर रही है। उसी दिन मतलब कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट एक उनसे आय से अधिक संपत्ति का मामला सुनता है, और सुनते सुनते ईडी सीबीआई तक मसला जा पहुंचता है। क्या इसमें ईडी सीबीआई का रोल रहेगा, इस पर भी हम संतोष जी से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। और इस सब के पीछे फिर राहुल गांधी के तेवर बिगड़े थे। आज फिर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं। ये उन्होंने तब कहा कि जब चर्चा ये आई कि विदेश में अडानी यानी अमेरिका में अडानी के खिलाफ चल रहा फ्रॉड का केस खत्म होने जा रहा है, और इसके एवज में उन्हें 10,000 बिलियन डॉलर्स का वहां इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और 15,000 लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। एक बड़ी डील है। हालांकि ये पैसा तो भारतीय बैंकों से ही जाएगा, अमेरिका में एक बड़ा निवेश हो जाएगा। अमेरिका इस समय आर्थिक संसाधनों से अमेरिका भी जूझ रहा है। हालांकि 30% उसकी जीडीपी है, और कल 30% जीडीपी वाला 20% जीडीपी चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा था, कांप रहा था, क्योंकि होर्मुज। एक और जवाब दे दूं शिव जी, दर्शकों को जानकारी देता हूं। प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे हैं कि भैया आप जो है वो पेट्रोल, डीजल, गैस कम खर्च करो, सोना मत खरीदो 1 साल तक। क्यों? उसका कारण बताया था प्रधानमंत्री ने, क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा बचानी है। अब समझ में आया कि बचानी किस लिए? बचानी इसलिए ताकि अडानी साहब वो पेमेंट डॉलर में अमेरिका को करे, क्योंकि अमेरिका रुपए में तो पेमेंट लेगा नहीं शिव जी, और ना वो ईरान की करेंसी मिलेगा, ना सऊदी अरब की करेंसी मिलेगा, ना जो यूएई जहां प्रधानमंत्री गए हैं उसकी करेंसी मिलेगा, ना वो चाइना की करेंसी मिलेगा। अब असली खेला समझ में आया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया इन सब की बचत करो, ताकि हमें डॉलर बचाना है, ताकि मेरा जो मित्र है गौतम अडानी नाम का, वो डॉलर में अमेरिका को पेमेंट कर सके, अमेरिका में जाके निवेश कर सके। ये असली खेला है। अब आगे बढ़ते हैं। 2-3 चीजें शिव जी बहुत ही शानदार तरीके से समझना होगा। विदेश यात्रा पे नंबर के मामले में कल ही बता दिया कि भैया जितने 22 साल में राहुल गांधी नहीं गए, उससे कई गुना ज्यादा जो है वो 12 साल में नरेंद्र मोदी साहब चले गए। 800 कुछ करोड़ का खर्चा नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री हैं, चलिए देश की जनता को इतना कर्ज तो चुकाना होगा प्रधानमंत्री चुनने का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई कि उसमें कई ऐसे दौरे भी थे जिसकी अनाउंसमेंट कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी।
ये बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस को भी अब सोचना चाहिए कहीं ना कहीं। कई दौरों के अनाउंसमेंट कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए थे, लेकिन वो जानकारी भी भारतीय जनता पार्टी के पास था। जो राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था वालों ने जो रिपोर्ट दी थी एजेंसी ने, वो जानकारी भी बीजेपी के नेताओं के पास थी। यात्रा का पूरा डिटेल बीजेपी नेताओं के पास था। कितनी कमाई उन्होंने की उसका डिटेल पूरा बीजेपी नेताओं के पास था। कितना खर्चा उन्होंने किया उसका सबका डिटेल बीजेपी नेताओं के पास था। तो क्या मजाक में ही कहा था कभी कि भैया भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में चुनाव आयोग का दफ्तर है, लेकिन क्या ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी कोई एक्सटेंशन काउंटर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खुल गया है क्या? ये बड़ा सवाल होगा। और अब देखिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए, बीजेपी जस्टिफाई कैसे करने की कोशिश करती है। पश्चिम बंगाल में गिनती रुकवा दी, गोदी मीडिया से कह दिया बीजेपी जीत रही है, ताकि तृणमूल कांग्रेस के एजेंटों को जब भगाया जाए तो लोगों को लगे कि नहीं, जीत जो मिली है वो जेन्युइन है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की आय पर, राहुल गांधी की यात्राओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरा मामला लेकर पहुंच जाता है उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय से एक आदेश आ जाता है। ये इन सबको आप मिलाकर रखिए और सीधे सीधे लग रहा है कि अब राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। मामला ईडी और सीबीआई के पाले में है। यहाँ सबसे बड़ा ये सवाल है, ईडी जी, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अदालत ने ये सब चीजें समझी हैं, यानी जो प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो कथित आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दे दिया। यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस जफीर अहमद की खंडपीठ ने बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। ये एस विघ्नेश शिशिर वही हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता का रिट याचिका लेकर लखनऊ खंडपीठ में गए। पहले रायबरेली जिला गए, रायबरेली ने मना कर दिया, फिर वो लखनऊ खंडपीठ पहुंचे और लखनऊ खंडपीठ में इसकी सुनवाई हुई। एक जज साहब ने तत्काल इस पर एफआईआर जारी करने के निर्देश जारी कर दिए। फिर जज साहब से कहा गया कि एक तरफा आप एफआईआर के आदेश नहीं कर सकते जब तक कि दूसरा पक्ष सम्मन न किया जाए। फिर दूसरे पक्ष को सम्मन किए गए। सम्मन किए जाने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ी तो पता लगा कि जज साहब ने उस मामले से खुद को, उन पर जब सोशल मीडिया में छींटाकशी हुई कि कैसे जज साहब हो जो आपको ये पता नहीं है कि दूसरे पक्ष को बिना सुने आपने एफआईआर का आदेश किया, तो जो खिंचाई हुई सोशल मीडिया में, तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस केस को सुनूंगा नहीं, मुझे इस केस से अलग कर दिया जाए। अलग कर देने के बाद उस केस की क्या पोजीशन है, आजकल वो केस कहाँ है, अब किसी को पता नहीं है। और अब चूंकि बंगाल का चुनाव भी हो चुका, आसाम का चुनाव भी हो चुका, और दक्षिण के चुनाव से मोदी का कोई लेना देना रहता नहीं है, तो अब इस सब चुनाव के बाद क्या वो मुद्दा ठंडा हो गया? तब तक ये मुद्दा सामने आया है। वही विघ्नेश शिशिर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचते हैं। ये इन चैम्बर सुनवाई के दौरान, अब ये इन चैम्बर सुनवाई हुई है, सार्वजनिक सुनवाई नहीं थी संतोष जी। इन चैम्बर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि एजेंसी को शिकायत प्राप्त हो चुकी है और वह 8 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करेगी। भाई ईडी की ओर से अदालत को सूचित किया गया है, शिकायत प्राप्त हो गई है, एजेंसी आरोपों का सत्यापन कर सकती है। इसके बाद प्रगति की रिपोर्ट से अदालत को अवगत कराया जाएगा। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा यदि शिकायतकर्ता को शिकायत प्राप्त हो चुकी है तो कानून के अनुसार आरोपों का सत्यापन किया जाना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सीबीआई या ईडी कानून के तहत उपलब्ध उचित कदम उठा सकती है। अदालत ने सभी पक्षों, जिनमें नए जोड़े गए प्रतिवादी भी शामिल हैं, उनको भी 8 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही शिकायत में कहा है कि शिकायत पर कार्रवाई और जांच की प्रगति की जानकारी भी अब अदालत को दी जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को भी पक्षकार बनाने की मांग की है। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद इन विभागों को पक्षकार बनाए जाने की अनुमति दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की ओर से मौखिक निर्देश प्राप्त हुए हैं। संबंधित तथ्यों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए।
अब देखते हैं कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने यह भी पूछा, क्या इस प्रकार की मांगों के लिए रिट याचिका सुनवाई योग्य है। इन पर याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत मांगने के समर्थन में विभिन्न फैसलों का हवाला भी दिया है। अब याचिकाकर्ता जज साहब के सामने सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करता घूम रहा है, लेकिन संतोष जी सवाल यह है कि दो मामले सामने आ गए तो राहुल को मोदी साहब जेल क्यों नहीं भेज देते हैं, विलंब क्यों कर रहे हैं। अरे जेल भेजना ही उद्देश्य है तो भेजो भाजो, झंझट खत्म करो। नहीं तो ये रोज पूछेंगे कि अडानी और उनके क्या रिश्ते हैं, अडानी से क्या है मामला, ये रोज पूछा जाता रहेगा। इसको देखिए किस तरह से किया जा रहा है। आप ये समझिए कि इसमें जो नोटिस जारी किया गया है, ये सारे विभागों की अगर मैं बात करूं तो मोटे मोटे तौर पर बता दूं, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर आने वाला विभाग भी है, वित्त मंत्रालय के अंदर आने वाला विभाग भी है, गृह मंत्रालय के अंदर भी आने वाला विभाग है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है, न्यायमूर्ति जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस जफर अहमद की पीठ ने यह फैसला किया है। कर्नाटक के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, कहां का, कर्नाटक का, मामला कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का। और किस किस को नोटिस जारी किया गया है, सीबीआई को, ईडी को, और केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर जो आता है डीओपीटी विभाग को, वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले राजस्व विभाग को, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को, और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को यानी एसएफआईओ को दिया गया 8 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है। देखते हैं ये लोग जवाब देते कि नहीं देते, क्योंकि जब दोहरी नागरिकता वाला मामला जब पहले आया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट लगातार गृह मंत्रालय से कह रही थी कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कागज दो कागज दो, जो गृह मंत्रालय है वो देने को तैयार नहीं हो रहा था। इस तरह की भूमिका बनाई जा रही है, इस तरह की भूमिका बनाए जाने की कोशिश की जा रही है ताकि राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट किया जा सके, देश में राहुल गांधी की एक छवि बनाई जाए, क्योंकि ये अकारण नहीं है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मामले की डेट लगी हो और बीजेपी उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए उन कागज और तथ्यों के साथ जो भारत सरकार के पास ही रहते। हमने पिछले कुछ दिनों के दौरान ये भी देखा था कि कई व्यक्तिगत लोगों के आईटीआर रिटर्न जो है वो भी अमित मालवीय और इनके जो बयान बहादुर निशिकांत दुबे वो पब्लिक करते रहे। अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो उसकी निजता की गारंटी को सुनिश्चित करना इनकम टैक्स विभाग का दायित्व है। ये सारे डिटेल जो हैं, ये सारे डिटेल एक प्राइवेट आइडेंटिटी के पास कैसे पहुंच रहे हैं। हु इज संबित पात्रा, कौन है संबित पात्रा? लोकसभा के सांसद है, संविधान की शपथ लेकर वो मंत्री नहीं बने हैं, न उनके पास वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है, न गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, न वो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं। वो है क्या जो उनके पास इतनी डिटेल पहुंच गई और किस सरकारी अधिकारी ने पहुंचाई? ये सिर्फ इसलिए किया गया कि राहुल गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके। अब ये जो नोटिस जारी कर दिया गया, ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि आपने याचिका दायर कर दी तो नोटिस जारी करके इलाहाबाद हाईकोर्ट पूछ रहा है, इसमें जजों की कोई नकारात्मक भूमिका नहीं है। लेकिन अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वाकई अगर सरकार के पास कुछ ठोस तथ्य है और वो गंभीर है, 8 सप्ताह का जवाब दिया है, मैं तो कहूंगा कि 8 सप्ताह का इंतजार क्यों करना, ये इंतजार क्यों करना कि 20 जुलाई को सुनवाई होगी। 8 दिन के अंदर सारे सबूत और तथ्य इलाहाबाद हाईकोर्ट में रख दो और उनको कह दो कि जल्दी सुनवाई कीजिए। राहुल गांधी जैसे आदमी को तो जेल से बाहर रहना नहीं चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि सरकार के पास कोई तथ्य होते, कोई सबूत होते तो राहुल गांधी क्या बाहर नजर आते? माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और उस माहौल से राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। और फिर जैसे ही राहुल गांधी की छवि खराब होती हुई नजर आएगी, फिर किसी न किसी बहाने जेल ठूसने की तैयारी एक तरह से मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शिव जी, संतोष जी, इस पूरे प्रकरण के पीछे आपको क्या लग रहा है? इस हर प्रकरण के पीछे एक चीज होती है, क्या राहुल की बढ़ती लोकप्रियता, या फिर राहुल के सवाल, या फिर राहुल का सीधा सीधा हमला? देखिए, राहुल के बढ़ते सवाल, राहुल का सीधा सीधा हमला, और जब राहुल गांधी मोदी और अडानी पे सीधे सीधे निशाना साधते हुए नजर आते हैं, मोदी की पोल खोलते हुए नजर आते हैं,
तो उनके खिलाफ इस तरह की चीजें की जाती है। कितने लंबे समय से मामला चल रहा है उनकी दोहरी नागरिकता का? ये 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनाथ सिंह ने बयान दिया था सदन से बाहर आकर, और 2019 से 2026 तक आप ये तय नहीं कर पा रहे हो कि राहुल गांधी भारतीय हैं या नहीं। फिर राहुल गांधी की कमाई, राहुल गांधी की यात्राओं पर सवाल उठा रहे हैं, और अब आय से अधिक संपत्ति के मामले की बात कर रहे हैं आप। अब आय से अधिक संपत्ति की जांच के आदेश कम से कम अब यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। आप पता कर लीजिए कि पिछले 15 सालों में कितने नेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले चले और वो जांच फिर अचानक कहां जाकर ठहर गई, या अलग अलग तरह के करप्शन के आरोप खुद प्रधानमंत्री ने लगाए, गृह मंत्री ने लगाए। हेमंता बिश्व शर्मा के खिलाफ जो आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने, उसका क्या हुआ? शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने आरोप लगाए थे, उसका क्या हुआ? कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने वाले कई नेताओं सांसदों को घेरने की कोशिश की थी, उसका क्या हुआ? यहाँ तो मुख्यमंत्री तक बना दिया गया है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और 2-3 जजों की अध्यक्षता में कोई कमेटी बना के, कोई एसआईटी बना के 1 से 2 महीनों के अंदर उन तमाम नेताओं के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनसे फैसला करो, रफा दफा कर दो। अगर आपको जो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आपको लगता है कि वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं, तो निर्दोष करार करके मुकदमा खत्म करो। ये फाइल पे फाइल क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? और साथ ही अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी गलत है, सरकार से मांगो कि भैया दो हमें 1 महीने में सारे सबूत और उठा के जेल भेज दो। और नहीं तो फिर सरकार के मंत्रियों को कहो कि खबरदार, अगर इस तरह के फिर से झूठे आरोप लगाए। और अदालत का एक और काम होता है कि एक ही व्यक्ति अगर अनावश्यक बार बार एक ही व्यक्ति के खिलाफ मामले को लेकर पहुंचता है, तो फिर उनकी मंशा पर भी कई तरह के सवाल उठाए जाने चाहिए। और जज साहब जो पहले वाले मामले में अपने को अलग कर लिए थे ना, सोशल मीडिया पे कुछ ये पैसों का लेन देन वाली बात भी लिखे थे, वो किसके बारे में लिखे थे? कम से कम इलाहाबाद हाईकोर्ट को पूछना तो चाहिए कि तुमने किसके बारे में लिखा था, किसको पैसा दिया था। या फिर न्यायपालिका की छवि खराब करने के आरोप में कम से कम उनको दंडित तो करना चाहिए। ये सब घालमेल हो रखा है। ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था को, भारत की जुडिशरी व्यवस्था को, ये गहराई से अब आत्ममंथन करना पड़ेगा। अब आत्ममंथन कितना होगा, क्या होगा, राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, एक अभी राहुल गांधी ने तमिलनाडु में सरकार बनाने में जो थोड़ी जल्दबाजी दिखाई है, भाजपा को नागवार गुजरी है। भाजपा चाह रही थी हमारा एक विधायक है, फिर हमसे बातचीत करें विजय, और हम एक विधायक दे दें और अपने साथी AIADMK को दे दें और विजय की सरकार बन जाए। जबकि विजय का प्रायश्चित यह था कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। वो चुनाव से पहले भी गठबंधन करना चाहते थे, चुनाव के बाद भी उनके पिताजी ने पहला फोन राहुल गांधी को किया। राहुल गांधी को लगा कि क्यों मौका चूके, एक राज्य में सरकार बढ़ रही है। तो अब भाजपा उतने ही में फिर सिमट गई जितने में थी। आसाम में थी, पंडुचेरी में थी, इधर उसने बंगाल में अपनी बढ़त कायम कर ली। कांग्रेस न केरल में थी, तमिलनाडु में शामिल थी। केरल में उसने एक सरकार बना ली और तमिलनाडु में फिर वहीं रही। तो वो भी ये कह रही है हम भी नुकसान में नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद बढ़ती लोकप्रियता पर राहुल के पर मोदी सवाल बार बार खड़े कर रहे हैं कि लोकप्रियता बढ़ेगी तो प्रधानमंत्री के पद का एक दावेदार निकलेगा तो कुर्सी खतरे में आएगी। तो संतोष जी, क्या लोकप्रियता से घबरा कर ये सब हो रहा है? लोकप्रियता से घबरा कर हो रहे हैं, और तमिलनाडु में सरकार जो बनी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार, तमिलनाडु में MK स्टालिन की हार, शरद पवार का कमजोर होना, स्वास्थ्य खराब होना, अन्य विपक्षी प्रधानमंत्री पद के सारे दावेदारों को मिल रही हार, और उसमें राहुल गांधी अब अकेले आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मोदी को अच्छी तरह से पता है, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार बनकर मोदी को नहीं हरा सकती है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर मोदी को नहीं हरा सकते हैं। MK स्टालिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर मोदी को नहीं हरा सकते। लेकिन जिस दिन विपक्षी गठबंधन ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ लिया, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसदों की संख्या 130 से आगे बढ़ जाएगी और उसके बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसलिए डर उनको राहुल गांधी से है, और इसलिए बार बार लगातार वो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अब उनको डर सता रहा है कि इंडिया गठबंधन के जितने छत्रप है वो राहुल गांधी की लीडरशिप में चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में 240 पर से भी नीचे आ जाएगी, और 240 से नीचे आने का मतलब है सरकार नहीं बनना। लेकिन एक डर और भी है
कि कहीं राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनता दिखे तो नीतीश कुमार का मन डोल जाएगा, उनके एमएलसी वाले उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा जो उनकी अपनी सीट थी। और अगर इस तरह से माहौल बनता हुआ नजर आया तो फिर चंद्रबाबू नायडू का भी मन डोल जाएगा, बहुत कुछ होगा। और इसलिए ये जो डर है कि आप राहुल गांधी को इंगेज करके रखो, राहुल गांधी को फंसा के रखो, ताकि, और ये राहुल गांधी ने खुद ही कहा था कि कितने मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं, फंसा के रखो ताकि हर 10वें दिन किसी न किसी अदालत में जाना हो। अब जब अदालत में जाना होता है तो क्या गवाही देंगे, क्या बात रखेंगे, वकील के साथ डिस्कशन करना होता है, दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है, तब शायद उतनी फ्रीली आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का एक अभियान चलाया जा रहा है। अदालतों को भी सोचना चाहिए कि भैया एक ही व्यक्ति बार बार क्यों आ रहा है अलग अलग मामले को लेकर, और सरकार जवाब देने में टाल मटोल क्यों करती है। चलिए, हम दर्शकों से कहेंगे क्या राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राहुल संतोष जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।